सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के सीबीएसई के पिछले 8 से 10 सालों में जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस पीवाईक्यू सेशन में। सारे पीवाईक्यूज को हम कर रहे होंगे, उनके पीछे का लॉजिक समझ रहे होंगे, उनका पूरा कंसेप्ट हम अच्छे से फील ले रहे होंगे। तो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के सीबीएसई के पीवाईक्यूज के साथ। तो पहला पीवाईक्यू क्या आया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा। इन्होंने कहा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अल्फा आर वेक्टर बटे आर क्यूब। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इतनी है वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, देन फाइंड पोटेंशियल। तो इस चीज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इस चीज को कैसे करें, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए ऐसे वाले सवालों को लेते हुए। हमें पता है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो एक वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह का तो कुछ काम है ही नहीं। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे इस आर वेक्टर का तो कुछ भी काम नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से ना इस आर वेक्टर को मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस आर वेक्टर को हटाने की अगर कोशिश करूँ, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये चीज़ समझाई है कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं। कोई भी वेक्टर इज इक्वल्स टू उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, इससे आर कैप से, यूनिट वेक्टर। तो वैसे ही इसको भी मैं क्या लिखूंगा, अल्फा आर का मैग्नीट्यूड आर कैप अपॉन आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये इससे कट जाएगा और ये क्यूब का हो जाएगा स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आर कैप। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, आर 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 यूनिट वेक्टर के अक्रॉस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यही तो होगी इसकी डायरेक्शन। ये देखो, ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और ये जो लिखा हुआ है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस आर वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये जो पार्ट लिखा हुआ है, ये जो पार्ट लिखा हुआ है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, अल्फा बटे आर स्क्वायर। अब इन्होंने हमें कहा कि फाइंड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, यही होता है। हाँ, अब इस माइनस साइन को मैं इंटीग्रेशन से बाहर लेके आ रहा हूँ। ई क्या है हमारे पास, अल्फा अपॉन आर क्यूब, अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ये डी आर। अल्फा भी हमारा एक कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अल्फा भी बाहर आ गया। माइनस अल्फा अपॉन माइनस अल्फा इंटीग्रेशन। अब ये 1/r² बचा। क्या मैं 1/r² को r की पावर -2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। r की पावर -2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dr। तो अब इस चीज को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, v इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा इंटीग्रेशन, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन, जैसे x है, x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, x n+1 अपॉन n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, r की पावर कितनी है, -2, तो -2 + 1, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ऐसा ही होगा कुछ, ऐसा ही होगा कुछ। बहुत बढ़िया। कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 0 से लेके r तक। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से लेके r तक। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या बचा, -2 + 1, मतलब r की पावर -1, r की पावर -1 अपॉन -2 + 1, मतलब अपॉन -1, इतना आया।
इतना आया है ना, ठीक है। तो ये r की पावर -1 है, मतलब ये r नीचे चला जाएगा और ये माइनस कट जाएगा। तो हमारे पास जो वोल्टेज आएगी, जो हमारे पास वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, अल्फा बटे आर, अल्फा बटे आर। क्या इतना समझ में आया कि आखिर हमने इस पीवाईक्यू को करा क्या? हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से हमने पोटेंशियल निकाला इस वाले फॉर्मूले से। आ गया? अब दूसरा पीवाईक्यू क्या पूछा हुआ है, दूसरा पीवाईक्यू क्या है, हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और हमारे पास एक और चार्ज है प्लस क्यू। ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर है, 2a डिस्टेंस दूर है। ये दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस दूर है। बहुत बढ़िया। अब इनके बीच में एग्जैक्टली बीच में मैंने एक चार्ज रख दिया -2q, -2q एग्जैक्टली बीच में है, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा a और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा a। इन्होंने कहा फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। बहुत इजी से सवाल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, के Q1 Q2 बटे आर, के Q1 Q2 बटे आर। अब इसका हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इन दोनों चार्जेस के कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इन दोनों चार्जेस के कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इन दोनों चार्जेस के पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन, मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3, ये आएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। कैसे करेंगे, तो U इज इक्वल टू U1 कितना है, इन दोनों चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, K Q1, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है -2Q। अब हमने एक चीज करी थी, जब हम फोर्स वगैरह निकाल रहे थे तो हम इस माइनस साइन को इग्नोर कर देते थे। हम ये बोलते थे कि इस माइनस से हमें ये पता लग रहा है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो हम इस माइनस को क्या कर देते थे, इग्नोर कर देते थे। क्यों, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी और जब वेक्टर क्वांटिटी के साथ माइनस आता है तो उसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे अगर फोर्स ऐसे जा रहा है या फोर्स ऐसे जा रहा है -x में, तो मैं फोर्स को क्या लिखूंगा, माइनस माइनस एफ, मैं फोर्स को क्या लिखूंगा, -F_i, मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स के साथ एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ जो माइनस होता है उसका मतलब क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। बट ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एनर्जी के साथ जब माइनस आएगा इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी कम है, उसकी एनर्जी कम है। यहाँ पे हमें ये माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस हमें कुछ डायरेक्शन नहीं बता रहा, ये माइनस हमें ये बता रहा है कि इस चीज़ की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से उसकी एनर्जी कम है। आया? ठीक है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी के केस में और पोटेंशियल के केस में, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, तो हम दोनों में वो माइनस साइन लगाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ लिख रहा था ना मैं, ये भगवान यहाँ कहाँ पहुँच गया मैं, के क्यू Q2 कितना है -2Q, तो 2Q मैंने यहाँ लिख दिया और माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, a। बहुत बढ़िया। अब इसका कॉम्बिनेशन ये भी कितना है, के Q1 Q2 अपॉन a, इतना आया। इसका कॉम्बिनेशन लिख दिया, इसका कॉम्बिनेशन लिख दिया। अब इसका वजह, इसका मैं क्या लिखूंगा, के Q1 Q2 अपॉन 2a, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2a, और ये दोनों पॉजिटिव साइन के चार्जेस हैं, तो इसमें मुझे माइनस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा, के Q इंटू क्यू अपॉन 2a, के Q इंटू क्यू अपॉन 2a। बहुत बढ़िया। इस चीज़ को मैं क्या लिखूंगा, -2kq² अपॉन a, ये भी लिख दूंगा -2kq² अपॉन a, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, +kq² अपॉन 2a, +kq² अपॉन 2a। अब इस सब का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा, इस सब का एलसीएम कितना आएगा 2a, इस सब का एलसीएम आएगा 2a। तो ये कितना हुआ, -4kq² प्लस kq²।
तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी आ गई इस पूरे सिस्टम की, इन तीनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो कितनी आ गई, कितनी आ गई, कितनी आ गई, -4 -8 +1 -7 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, -7 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, इतनी हमारे पास इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। समझ में आया? ठीक है, मिटा दें इसको, छाप लिया, मिटा दें, ठीक। अब एक और ही ऐसा क्वेश्चन है, एक और ही ऐसा क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है मेरे पास, एक स्क्वायर है मेरे पास, इसकी साइड लेंथ है a, इसके एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है q1, यहाँ पे है q2, यहाँ है q3, यहाँ है q4, और उन्होंने क्या बोला, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। पिछली बार जब हमारे पास 3 चार्जेस थे तो 3 कॉम्बिनेशन बने थे, एक +q और -2q का, फिर एक -2q और एक और +q का, और लास्ट में दोनों +q का, तो 3 कॉम्बिनेशन बने थे हमारे पास। अब यहाँ पे इन 4 चार्जेस में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4, ये, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का, बट 4 नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे, 6। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6। किसका, Q1 Q2, फिर Q1 Q3, Q2 Q4, Q3 Q4, ये हुए 4। अब एक और Q1 और Q4, इनका भी तो बन सकता है, इनका भी तो बन सकता है। टोटल कितने हुए, 6। टोटल कितने हुए, 6। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जिससे हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, वो किस फॉर्मूला से आएगा हमारे, n इंटू n माइनस वन अपॉन टू, n इंटू n माइनस वन अपॉन टू, वेयर n इज द नंबर ऑफ चार्जेस। यहाँ पे 4 चार्जेस हैं तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 4। 4 इंटू 4 - 1 3, 4 इंटू 3 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे हमारे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी आएगी इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन के Q1 Q2 अपॉन a, ठीक है। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन के Q2 Q4 अपॉन a, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन के Q3 Q4 अपॉन a, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस के Q1 Q3 अपॉन a, एंड इसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये लेंथ कितनी है, ये डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, a√2, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, के Q1 Q4 अपॉन a√2 प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन के Q2 Q3 अपॉन a√2, इतना आ गया। तो ये सारे के सारे अगर मैं प्लस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम आ गया। अब अगर इनकी वैल्यूज दी हुई होती थी हम तो ये वैल्यूज वगैरह रख के भी आराम से इस सब को सॉल्व कर सकते थे। अब हमारे पास एक और सवाल क्या है, एक और सवाल अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक चार्ज रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है और इस पे मैंने चार्ज रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है चार्ज,
इस पे चार्ज कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आधे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, आधी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है और बाकी आधी रिंग पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये जो सेंटर है वो है O, ये जो सेंटर है वो है O, ये वाला पॉइंट है A, ये है B, ये है C और ये है D। A B C D और इसका सेंटर क्या है O। अब ऐसा ही इन्होंने एसर्शन रीजन में बोला हुआ था। एसर्शन क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग OC, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अराउंड OC, मतलब ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऐसे में, ऐसा इन्होंने एसर्शन में दिया हुआ था। तो अब एक चीज देखना, ये पॉजिटिव, ऊपर ऊपर का पूरा रीजन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आगे जाती है, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो दूर रहेगी नीचे की तरफ। हाँ, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आती है, तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नीचे की तरफ आएगी। तो ये बात तो सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग OC, O से C में जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये एसर्शन तो इनका ट्रू था। और इन्होंने रीजन क्या दिया हुआ था कि O पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल है वो 0 है। तो अब ये दोनों कुछ इंटर रिलेटेड तो है नहीं, ये दोनों कुछ इंटर रिलेटेड तो है नहीं, रीजन भले ही सही है, इस O पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 0 ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखना, जितना ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही रेडियस पे, उतने ही एरिया पे नेगेटिव चार्ज है नीचे। तो ये पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल इसके सेंटर पे जो होगा वो किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इस नेगेटिव चार्ज वाले पोटेंशियल को। तो इसका कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका कुछ नेगेटिव पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और सेंटर पे जो हमारा नेट पोटेंशियल रहेगा वो कितना बचेगा, 0। तो अब इसका 0 होना और इसका अलोंग OC होना, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। इतना आ गया। तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे कि एसर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। बहुत बढ़िया, ये भी हमारे पास हो गया। और क्या पूछा हुआ है, और क्या पूछा हुआ है कि हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं। ठीक है, हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, ये है पहली प्लेट, ये है दूसरी प्लेट हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। एक पार्टिकल है जिसका ये मास कितना है, जिसका मास कितना है 5 मिलीग्राम। एक पार्टिकल है जिसका मास है 5 मिलीग्राम, और इस पे चार्ज कितना है, 2 नैनोकूलम। 2 नैनोकूलम। इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने इसको छोड़ दिया। तो अब इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ताकि ये चार्ज हवा में रहे, नीचे ना गिरे, हवा में रहे और नीचे ना गिरे। अगर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ना होता तो ये चार्ज नीचे गिर जाता, ये मास नीचे गिर जाता। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो इस पे नीचे ग्रेविटेशन फोर्स कितनी लग रही होगी, mg। अब नीचे की तरफ वाली mg को अगर मुझे बैलेंस करना है कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगे, तभी तो ये हवा में रहेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगा दूंगा। बहुत बढ़िया। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा सकता हूँ। इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी तरफ उसका फोर्स लगेगा। तो अगर मैं कैसे भी करके एक ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दूं तो इस पे ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगेगा QE, और ये QE एस mg को बैलेंस कर देगा। ये वाला जो QE है वो इस mg को बैलेंस कर देगा। बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या करूं, मैं सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं जिसकी वजह से इस mg को, इस चार्ज को मैं बैलेंस कर सकता हूं। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। Q कितना दिया हुआ है, 2 नैनोकूलम, मतलब 2 × 10⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू मास कितना दिया हुआ है, 5 मिलीग्राम, मतलब 5 × 10⁻³ ग्राम। और इसको मुझे किस में करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 5 × 10⁻³ ग्राम तो ये था, अब ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 10⁻³ तो ये टोटल कितना बन गया, 5 × 10⁻⁶ किलोग्राम।
तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा 5 × 10⁻⁻6 किलोग्राम और जी की वैल्यू मैं रख दूंगा 10। कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी आ जाएगी 5/2 5/2 ये 10⁻⁻9 यहाँ गया 10⁻3 4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। मेरे पास इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। मतलब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होनी चाहिए जिससे मेरा ये चार्ज बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV/dr -dV/dr। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ -ΔV/ΔR। इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज देखना, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई हुई है, मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर मैं कहूँ कि नीचे वाली प्लेट का जो पोटेंशियल है वो है V और ऊपर वाली का है कुछ 0। नीचे वाली प्लेट का पोटेंशियल है V और ऊपर वाली का है 0। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं नीचे वाले को भी तो 0 मान सकता था और ऊपर वाले को मैं V मान सकता था। कुछ ना कुछ ऐसा भी तो कर सकता था, बट मैंने इसको ही V क्यों बोला, ज़्यादा क्यों बोला, और इसको मैंने कम क्यों बोला? इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है। इसी वजह से तो ये माइनस साइन आता है। आया? तो हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस साइन को हटा सकते हैं, क्योंकि ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वहां पे पोटेंशियल कम हो रहा है। पर हमें इस क्वेश्चन में इससे तो कुछ भी मतलब नहीं है कि पोटेंशियल कहाँ कम हो रहा है, क्या करना है, कुछ भी हमें मतलब नहीं है। बट अगर इस माइनस साइन को नहीं हटाना तो भी मैं बता रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोल दिया लेट पोटेंशियल डिफरेंस बी वी, लेट पोटेंशियल डिफरेंस बी वी, कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ ना कुछ वी है। बहुत बढ़िया। तो अगर नीचे वाली प्लेट में मैं बोलूँ ज़्यादा पोटेंशियल है तो ऊपर वाली पे कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं जाऊँगा पोटेंशियल मेरा कम होता जाएगा। मतलब नीचे वाला हायर पोटेंशियल पे है और ऊपर वाला लोअर पोटेंशियल पे है। आया? ठीक है। अब इस डेल्टा वी को मैं क्या लिखूंगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा आर, यही लिखूंगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बहुत बढ़िया। वी फाइनल कितना है? हम यहां से चले, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चली और वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है इस प्लेट तक। तो मतलब ये वाली जो प्लेट है वो फाइनल डेस्टिनेशन है इसकी। फाइनल डेस्टिनेशन वो वाली नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो v है वो कितना है? 0 है। 0 माइनस इनिशियल v कितना है? इनिशियल पोटेंशियल कितना है? v अपॉन डेल्टा आर। अब समझ में आया इस माइनस का सिग्निफिकेंस? तो ये कितना आ गया? v/डेल्टा आर, v/डेल्टा आर। तो v कितना आ गया? e इंटू आर, e इंटू डेल्टा आर, e इंटू डेल्टा आर। e कितना है? e कितना है? 5/2 इंटू 10⁻4, 5/2 इंटू 10⁻4। आर कितना है? आर कितना है? आर कितना है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 सेंटीमीटर का तो डिस्टेंस कवर किया, और 1 सेंटीमीटर को मैं क्या बोलूँगा? 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। तो ये कितना बचा? 5/2 इंटू 10⁻2 वोल्ट। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.5 इंटू 10⁻2 वोल्ट, या तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? 250 वोल्ट। आया? तो हमारे पास कितना पोटेंशियल आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 250 वोल्ट। मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यहाँ पे पोटेंशियल 250 है तो यहाँ पे 0 होगा। मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा? 250 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट होगा, पोटेंशियल 250 वोल्ट नहीं होगा। आया? जैसे 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 अगर यहाँ पे पोटेंशियल है 250 वोल्ट और यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाती जैसे जैसे जाती है तो पोटेंशियल कम होता जाता है उसी डायरेक्शन में। मतलब 250 वोल्ट वाला जो पोटेंशियल है वो कम है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 250 वोल्ट का। तो यहाँ पे 500 वोल्ट का पोटेंशियल होना चाहिए, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट का जनरेट हुआ। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला है, हमने किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाला है।
जैसे यहाँ पे अगर 100 वोल्ट हो जाए तो इसको कितना होना पड़ेगा, 350 वोल्ट होना पड़ेगा, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट का बना रहे। समझ में आया? तो ये जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है, इन दोनों के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, ना कि हमने इनका पोटेंशियल निकाला। आगे ठीक है, छापो इसको, छाप लिया? मिटा दे मिटा दे मिटा दे। आगे अब और क्वेश्चन हमारे पास क्या आए हुए हैं, इन्होंने बोला है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड डिस्टेंस ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल। अगर हमने क्या किया, एक चार्ज लिया प्लस क्यू, ठीक है, एक चार्ज हमने लिया प्लस क्यू। अब इस प्लस क्यू की तरफ हमने एक बार एक प्रोटॉन मारा, इसकी तरफ हमने एक प्रोटॉन को इस तरफ ऐसे धक्का दे दिया, कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे दी, तो वो आगे गया। अब प्रोटॉन आगे जा रहा है, उस पर रिपल्सिव फोर्स पीछे लग रही है। जैसे यह मेरा प्रोटॉन, उसको मैंने इधर की तरफ कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे दी। अब जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है, इस प्रोटॉन पे पीछे की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आगे जाता जाएगा उतना ही ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाएगी ये वेलोसिटी उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो प्रोटॉन है वो रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जब ये वेलोसिटी जीरो होगी, क्या वो और आगे बढ़ सकता है? फिर नहीं। ऐसे है ना, वो आगे जा रहा है धीरे और एक टाइम पे वो रुक गया। अब जब रुका, इस पे फोर्स तो अभी भी लग रही है पीछे की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव वाली, तो अब वो और आगे जाने की बजाय पीछे आने लग जाएगा। तो वो मैक्सिमम कितना आगे जा पाया? इतना। और वो चार्ज कहाँ पे था? इतना। तो क्या यही जो डिस्टेंस है इस चार्ज के बीच में और इस प्रोटॉन के बीच में, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, कि इन दोनों के बीच में जो कम से कम डिस्टेंस हो सकता है, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, वो है ये। इससे ज़्यादा और ये आगे नहीं जा सकता, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो और कम नहीं हो सकता इन दोनों के बीच का। तो क्या मैं इसी डिस्टेंस को बोल दूंगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना आता है, इसको कैसे निकालते हैं, वो अभी हम सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज है Q, और यहाँ पे मैं एक और स्मॉल q चार्ज को इसकी तरफ कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे दूँ, आया? इस स्मॉल q चार्ज को मैंने क्या किया, इस प्लस q चार्ज की तरफ कुछ ना कुछ मैंने वेलोसिटी दे दी। अब ये आगे गया और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कम होती जा रही है, इसी पाथ पे आगे बढ़ रहा है और इसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे, जब ये रुक जाएगा, अब इससे और आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये रुक गया, ये यहाँ पे कहाँ गया, इस मोमेंट पे रेस्ट पे आ गया। तो अब ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, क्या मैं इसी को बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये बहुत दूर से आ रहा था, किसी न किसी जैसे इन्फिनाइट डिस्टेंस से हमने इस चार्ज को प्रोजेक्ट किया इसकी तरफ। तो जब ये बहुत दूर से आ रहा था तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं थी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर था, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो वो आर इतना ज़्यादा था कि वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई थी। तो इस टाइम पे इस चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, इस टाइम पे इस चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी,
ड्यू टू इट्स मोशन, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी की वजह से। अब जब ये रेस्ट पे आ गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचा है। मतलब इस पॉइंट पे जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो आगे जाते हुए जाते 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 यहाँ पे इस टाइम तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। तो अगर मैं कहूँ इस टाइम पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, वो इस टाइम पे कितनी बन गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, तो के क्यू क्यू अपॉन डी आया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ये डी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये डी कितना आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा, 2k/क्यू अपॉन एम वी स्क्वायर, 2k/क्यू अपॉन एम वी स्क्वायर आया, इतना आया, है ना। जितना ज़्यादा ये चार्ज होगा, जितना ज़्यादा ये चार्ज होगा, ये वाला चार्ज देखना, यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। जितना ज़्यादा ये चार्ज होगा उतना ज़्यादा ही रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा ये चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और ये इतना ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा क्योंकि उतना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो ये इतना आगे पहुंच भी नहीं पाया कि ये पहले ही रुक गया ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स की वजह से। मतलब अगर ये चार्ज ज़्यादा होगा तो ये यहाँ रुक जाएगा पहले ही, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो चार्ज बढ़ेगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बढ़ेगा। अच्छा, अगर मास बढ़ेगा, अगर ये मास बढ़ेगा, इसको मैंने कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी थी, अब ये ज़्यादा मास का भारी वाला चार्ज आ रहा है, भारी वाला चार्ज आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इस भारी चार्ज को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये यहाँ नहीं रुकेगा और आगे आके रुकेगा, क्यों, क्योंकि ये भारी मास है, इसको रोकना मुश्किल है, तो वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम हो जाएगा। तो अगर मास बढ़ेगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम हो जाएगा। अब तीसरा है वेलोसिटी। अगर हम किसी चार्ज को एकदम तेजी से फेंकते हैं तो उसको रोकना मुश्किल होगा, तो अगर ये बहुत तेजी से गया है तो ये यहाँ पे आके नहीं रुकेगा, यहाँ पे आके रुकेगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम हो गया। तो अगर वेलोसिटी बढ़ी तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम हो गया। फील आ गई इस चीज़ की, फील आ गई। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि हमने एक प्रोटॉन को और एक मतलब एक अल्फा पार्टिकल को किसी न किसी चार्ज के पास फेंका विद सेम वेलोसिटी, मतलब जो दोनों की वेलोसिटी थी वो सेम थी। आया, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ प्रोटॉन टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। बहुत बढ़िया। तो अगर वेलोसिटी सेम है तो ये वाली चीज तो गायब हो गई, वेलोसिटी सेम है तो ये वाली चीज गायब हो गई। तो अब जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाला चार्ज है क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है जो हमने फेंका है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। इसका मतलब डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर मैं लिखूं डी प्रोटॉन अपॉन डी अल्फा इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। क्या मैं यही लिखूंगा, है ना, क्या मैं यही लिखूंगा, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, E प्लस E, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He2 प्लस। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2E। बहुत बढ़िया। इनटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, इसका मास क्या होता है, इस हाइड्रोजन के इस हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन की जगह फिर से 2 प्रोटॉन का मास, तो 2 mp, तो ये कितना आ जाएगा 4 mp आया। तो यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन आया। तो ई कटा mp कटा, ये कितना आया 4/2 कितना आ गया 2। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ प्रोटॉन
टू अल्फा पार्टिकल, इसका रेशियो क्या होगा 2। आया आया ठीक है। अब कई की बार क्या होता है, कई की बार क्या होता है क्वेश्चन में ना थोड़ा सा और ज़्यादा आगे दिया होता है, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे सेम वेलोसिटी दी थी। अब अगर किसी क्वेश्चन में आ गया विद सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों को हमने सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंक दिया, तो क्या होगा, तो क्या होगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या है, 2k क्यू अपॉन एम वी स्क्वायर, 2k अपॉन एम वी स्क्वायर। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, k अपॉन इस 2 को मैं नीचे लेके आ जाऊँ, इस 2 को मैं नीचे लेके आ जाऊँ, तो क्या बन जाएगा एम वी स्क्वायर, और ये नीचे आ गया 2, तो हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो D इज इक्वल्स टू 2k अपॉन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है। तो अब काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, के दोनों के लिए सेम है, जिस चार्ज की तरफ वो फेंक रहे हैं कैपिटल Q वो भी सेम है, 2 भी सेम है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सिर्फ और सिर्फ उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है जो कि हमने फेंका है। आया। अच्छा, ये कौन सा केस था, जब काइनेटिक एनर्जी हमारी सेम थी। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोमेंटम सेम है, मोमेंटम हमारा सेम है, तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होता है 2k अपॉन एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम क्या होता है एम वी, मोमेंटम क्या होता है एम वी। तो ये एम वी स्क्वायर है, अगर मैं ऊपर एक m मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी एक m मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये m नीचे भी एक और मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाएगा। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर, ऊपर भी एक m मल्टीप्लाई किया नीचे भी एक m मल्टीप्लाई किया, जब मैंने नीचे m मल्टीप्लाई किया तो m का क्या बन गया m स्क्वायर, तो मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो एम वी का स्क्वायर मतलब ये तो एम वी क्या हो गया मोमेंटम, तो ये मोमेंटम का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मोमेंटम दोनों के लिए सेम है, मतलब नीचे वाली चीज अब क्या हो गई कांस्टेंट हो गई, नीचे वाली चीज क्या हो गई कांस्टेंट हो गई, ये क्या बन गया 2k एम अपॉन मोमेंटम का स्क्वायर, मोमेंटम तो दोनों के लिए सेम है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगा q डॉट एम, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, जिसका q इंटू एम ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज्यादा होगा। आया, आ गया, ठीक है, छाप लो इसको, छाप लिया, इसको मिटा दें। अब हमारे पास और सवाल क्या क्या हैं, और सवाल हमारे पास क्या क्या हैं कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी इस डायरेक्शन में लेके जाऊं, तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा या मुझे वर्क मिलेगा, मतलब क्या मुझे इस पे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं, ये पूछा हुआ है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इस पे इधर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी क्यूई, तो ऑब्वियसली ये जो चार्ज है वो तो अपने आप वहां जाना चाहता है ना इस क्यूई फोर्स की वजह से, मैं इसको जबरदस्ती यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा वर्क जो होगा वर्क डन बाय, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, तुम किसी न किसी एक्सटर्नल सोर्स को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ताकि ये चार्ज इस तरफ आए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन किया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन किया तो वो इस चार्ज को इस तरफ लेके जाएगा अपनी डायरेक्शन में, और अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स काम करेगा तो वो इस चार्ज को अपनी तरफ दूसरी साइड लेके जा सकता है। तो उन्होंने यही पूछा हुआ था कि वर्क डन जो होगा वो एक्सटर्नल सोर्स करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है तो हमारा आंसर क्या आएगा एक्सटर्नल सोर्स करेगा। ठीक है, और क्या पूछा था, और क्या पूछा हुआ था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है कुछ ना कुछ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हमने क्या कर दिया एक प्रोटॉन को रख दिया, एक प्रोटॉन को रख दिया, तो अब ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा,
जहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है वहाँ जाएगा, जहाँ लोअर पोटेंशियल है वहाँ जाएगा, या जहाँ सेम पोटेंशियल है वहाँ जाएगा। अब तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो इस पर जो भी फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, क्यू ई। हाँ, तो ये प्रोटॉन इस तरफ जाना चाहेगा। बहुत बढ़िया। अब हमें एक चीज़ पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर, इन मूविंग अराउंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ आते रहेंगे, जैसे अगर यहाँ पे मैं बोलूँ पोटेंशियल V1 है और यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, तो V2 कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल हमारा कम होता है। तो V1 इज ग्रेटर देन V2। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, प्रोटॉन मूव्स इन लोअर पोटेंशियल एरिया, लोअर पोटेंशियल रीजन, कि वो लोअर पोटेंशियल वाले रीजन की तरफ मूव कर रहा है, हायर वाले पे नहीं। बहुत बढ़िया। अब और क्या पूछा हुआ है, और क्या पूछा हुआ है इजी इसी से सवाल, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉरवर्ड, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉरवर्ड। ये डिपेंड नहीं करता कि मैंने कौन सा पाथ फॉलो किया। जैसे अगर मुझे एक चार्ज को इस ए पॉइंट से कुछ बी पॉइंट तक लेके जाना है, तो अब मैं इसको ऐसे लेके जाऊं, ऐसे लेके जाऊं, या ऐसे लेके जाऊं, किसी भी पाथ से लेके जाऊं, इन तीनों ही पाथ में जो इसका वर्क डन होगा वो सेम होगा। क्यों? इसका रीजन क्या आता है, बिकॉज electric field is a, because electric field is a conservative field, because electric field is a conservative field। एक कंजर्वेटिव फील्ड या एक कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जिस फील्ड या फोर्स के कारण, जिस फील्ड या फोर्स के कारण जो वर्क डन है किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में सेम रहे, चाहे मैं कोई भी पाथ फॉलो करूं, सब में वर्क डन जो है वो सेम रहे, उसको मैं क्या बोलता हूँ, कंजर्वेटिव फील्ड बोलता हूँ। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। ऐसे ही फिजिक्स में कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन किया गया है। और एक और इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी राउंड पाथ में, मतलब अगर मैं ए से चला और मैं वापस ए पे आ जाऊं, तो जो वर्क डन होगा नेट वो जीरो होगा। अगर मैं ए से चला और जब मैं बी में आ जाऊं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टोटल वर्क डन होगा वो जीरो होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। मतलब इसी वे में फिजिक्स में कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन किया गया है। अब इनका वर्क डन जीरो कैसे हो गया, यहाँ पे वर्क डन तीनों पाथ में सेम कैसे होगा वो हम देखते हैं। अगर मैं कहूँ इस ए पॉइंट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है वी ए, और इस बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है वी बी, तो वर्क डन किसी भी पॉइंट को, जो वर्क डन होता है किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में, तो वो कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, यही होता है। तो ये क्यू डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वी बी माइनस वी ए। अब एक चीज देखना, अब चाहे मैं ऊपर वाला पाथ फॉलो करूं, नीचे वाला पाथ फॉलो करूं, या ये वाला पाथ फॉलो करूं, वी बी माइनस वी ए तो सेम रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स्ड है, ए और बी पॉइंट तो फिक्स्ड है, तो इनका पोटेंशियल भी फिक्स्ड है। ए और बी पॉइंट फिक्स्ड है, इनका पोटेंशियल भी फिक्स्ड है, तो वी बी माइनस वी ए सारे पाथ के लिए सेम रहेगा, और चार्ज भी सारे पाथ के लिए सेम ही तो है। इसी सेम चार्ज को ही तो मैं इन तीनों पाथ से लेके जा रहा हूँ, तो वर्क डन भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। और क्योंकि हर पाथ में इसका वर्क डन सेम है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, कंजर्वेटिव फील्ड बोला। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका हम रीजन क्या लिख देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। आया? और क्या पूछा हुआ है हमारे पास, और क्या पूछा हुआ है, इन्होंने कहा है कि मेरे पास दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, मेरे पास दो चार्ज स्फीयर्स हैं। एक है स्फीयर ए, एक है स्फीयर ए जिसका रेडियस है कुछ ना कुछ r1, और एक और स्फीयर है बी जिसका रेडियस है r2। इस पे जो टोटल चार्ज है वो है q1, और इस पे जो टोटल चार्ज है वो है q2। अब मैंने क्या किया, इन दोनों ही स्फीयर्स को मैं कांटेक्ट में लेके आया।
इन दोनों स्फीयर्स को मैं कांटेक्ट में लेके आया। तो जब मैंने इन दोनों के साथ कुछ वायर जोड़ दी, जब मैंने इन दोनों के साथ कुछ ना कुछ वायर जोड़ दी, तो इनमें चार्जेस का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ इधर उधर जाएंगे। तो इन्होंने क्या पूछा हुआ है, फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ए एंड बी, कि पहले इनिशियल चार्ज तो इस पे Q1 था ए पे, बी पे Q2 था। तो जब मैंने ये वायर कनेक्ट कर दी, जब मैंने इनको कांटेक्ट में लेके आ गया, तो इन पे फाइनल चार्ज कितना होगा। अब इसी सेम क्वेश्चन का दो तरीके हैं। एक तरीका जो कि मैं इन्हीं लॉन्ग लेक्चर्स में करवा चुका हूँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, कंडक्शन वाले पार्ट में, सेम पार्ट, यही सेम क्वेश्चन था, सब कुछ सेम था, वो मैं वहाँ पे ऑलरेडी करवा चुका हूँ। एक तो वो वाला तरीका है इसका आंसर निकालने का, और एक और तरीका है जो कि मैं पोटेंशियल के मेथड से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी दो बॉडीज को कनेक्ट कर दूँ किसी वायर से या कैसे भी, तो उनमें चार्जेस का कुछ फ्लो होता है, चार्जेस एक दूसरे से फ्लो होने लग जाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कब तक होता है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तब तक होगा जब तक ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्जेस का इधर उधर जाना बंद हो जाएगा, और फाइनल चार्ज इस पर कुछ ना कुछ बच जाएगा और इस पर भी कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो ये सब कुछ जो भी जोड़ है वो कब तक होगा, जब तक इन दोनों में सेम चार्ज नहीं बच गया। ठीक है, तो इन दोनों में सेम चार्ज मतलब इन दोनों में सेम पोटेंशियल होना चाहिए, सेम चार्ज नहीं सॉरी, सेम पोटेंशियल होना चाहिए, ताकि जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो रुक जाए। आगे इतना ठीक है। तो जिसको वो पहला मेथड देखना है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के जो सेकंड लेक्चर है उसमें कंडक्शन वाले पार्ट में देख सकते हैं, लगभग थोड़ा सा आधा घंटा वीडियो को आगे करके देखना, वो वहाँ पे देख सकता है। और जिसको यहाँ पे ये वाला मेथड समझना है वो इसको यहाँ पे देख लो, दोनों ही मेथड सही है, दोनों में से सेम आंसर आता है। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड करने जा रहे हैं, पोटेंशियल मेथड। इनिशियली टोटल चार्ज कितना था, इन दोनों में मिला के ये पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं ना, तो इनिशियली टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, यही था, Q नेट इतना ही था। अब अगर मैं फाइनली बात करूं, फाइनली ए पे अगर चार्ज आ रहा है Q1 और बी पे अगर चार्ज आ रहा है स्मॉल Q2, कोई दिक्कत, अगर मैं इनको ऐसे बोल दूं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या मैं इसी Q2 को ऐसे लिख सकता हूं, Q नेट माइनस Q1। एक चीज देखना, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, तो अगर इनिशियली टोटल चार्ज इतना था, फाइनली भी इतना होना चाहिए, फाइनली भी इतना ही चार्ज होना चाहिए। तो मतलब ए और बी का जो फाइनल चार्ज है वो मिलाकर अभी भी कितना होगा, Q नेट के बराबर होगा। तो अगर ए का चार्ज Q1 है तो क्या मैं बी का चार्ज Q नेट माइनस Q1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी भी अगर मैं इन दोनों चार्जेस को प्लस करूँ तो नेट चार्ज कितना आएगा, Q नेट, मतलब इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज अभी भी सेम है। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों के जो सरफेस का पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है ये दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा सरफेस पे, किसी भी स्फीयर का सरफेस पे पोटेंशियल कितना आता है, के इनटू इस स्फीयर का चार्ज, तो फाइनली स्फीयर का चार्ज कितना है, Q1 अपॉन उस स्फीयर का रेडियस। अगर मैं सरफेस पे पोटेंशियल की बात करूं, ये आता है किसी भी, जैसे ये है ना चार्ज स्फीयर है, ठीक है, और इसका रेडियस है r, और इस पे चार्ज है कुछ ना कुछ Q, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बटे आर। तो मैंने वही चीज करी हुई है। अब मैंने फाइनल चार्ज Q1 क्यों लिखा, मैंने फाइनल चार्ज Q1 इसलिए लिखा क्योंकि चार्ज का फ्लो कब रुक जाएगा, जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और जैसे ही चार्ज का फ्लो रुक गया तो वो इस पे जो भी चार्ज बचा था वो फाइनल चार्ज हो जाएगा इन दोनों का। तो मैं इन दोनों के पोटेंशियल को बराबर कर रहा हूँ। तो इस वाले स्फीयर का चार्ज सॉरी इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल इज इक्वल टू इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया। मतलब फाइनली ये फाइनल केस है, ठीक है, जो इस पे चार्ज है, जो इस पे सॉरी पोटेंशियल है, उतना ही पोटेंशियल इस पे है। तो इस पे चार्ज कितना है इस वाले पे Q1, तो मैंने यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या लिखा, के Q1 अपॉन R1। इसका यहाँ पे चार्ज कितना है, Q नेट माइनस Q1, तो यहाँ पे मैंने इसका पोटेंशियल क्या लिखा, के Q नेट माइनस Q1 अपॉन R2। ठीक है, तो के से के कटा, ये R2 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, तो R2 Q1 इज इक्वल्स टू
ये R1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो R1 क्यू नेट माइनस R1 Q1। अब ये R1 Q1 यहाँ पे आ गया तो R2 Q1 प्लस R1 Q1 इज इक्वल टू R1 Q नेट। इतना आया, इतना आया। तो Q1 कितना आ जाएगा, R1 Q1 कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से Q1 को कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से Q1 को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 और वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू क्यू नेट। क्यू नेट कितना है, Q1 प्लस Q2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल चार्ज ऑफ ये वाला स्फीयर। कि आफ्टर ये कनेक्शन, जैसे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से कंडक्शन होगा, चार्जिंग बाई कंडक्शन, तो फाइनल चार्ज इस पर कितना बचेगा, इतना बचेगा। अब Q2 को मैंने क्या बोला था, Q नेट माइनस Q1। तो यहाँ से अगर मैं ये चीज़ निकालूँ, Q1 की वैल्यू आ गई और Q नेट की वैल्यू भी मुझे पता है, तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ, इस चीज़ को सॉल्व करके देख लेना, तो Q2 कितना आ जाएगा, Q2 कितना आ जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। तो फाइनल चार्ज ऑन बी वाला स्फीयर कितना आ गया, फाइनल चार्ज ऑन बी स्फीयर कितना आ गया, इतना आया। तो ये हमारे पास आ गया एक नई मेथड से। यही उन्होंने हमसे पूछा हुआ था। क्या और कुछ पूछा है, क्या और कुछ पूछा है, नहीं, इतना ही इन्होंने हमसे पूछा हुआ था। क्या ये चीज़ समझ में आई। अब इस फॉर्मूले को क्या करना, याद रखना है। ठीक है, मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ, बहुत बढ़िया। अब ऐसी सेम कंसेप्ट पर इन्होंने एक बार सवाल पूछा हुआ है कि हमारे पास एक स्फीयर है ए, फिर से वही, हमारे पास एक स्फीयर है ए जिसका रेडियस कितना है आर। इसको मैंने क्या किया, एक और बी स्फीयर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 2r। जो ए स्फीयर है इस पे चार्ज डेंसिटी, अभी इस बार चार्ज डेंसिटी दी हुई है 2 सिग्मा, कितनी दी हुई है 2 सिग्मा, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी दी हुई है 3 सिग्मा। देन पूछा गया है फाइनल चार्ज डेंसिटी आफ्टर कनेक्टिंग, फाइनल चार्ज डेंसिटी आफ्टर कनेक्टिंग। मैंने क्या किया, एक स्फीयर लिया जिसका नाम है ए, जिसका रेडियस था आर, उस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो है 2 सिग्मा, और एक और स्फीयर लिया जिसका रेडियस है 2r, और उस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो है 3 सिग्मा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को मैंने किसी वायर से या ऐसे ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों में चार्जेस फ्लो होने लग गए। चार्जेस कब तक फ्लो हुए, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक इनके बीच में जो चार्जेस हैं वो फ्लो होने लग गए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड फाइनल चार्ज डेंसिटी ऑन ए एंड बी। फाइनल चार्ज डेंसिटी निकालनी है, फाइनल चार्ज नहीं निकालना। बहुत बढ़िया, क्या करें, पहले मैं ए पे चार्ज निकाल लेता हूँ, इनिशियल वाला, ठीक है, इनिशियल चार्ज निकाल लेता हूँ ए पे। चार्ज डेंसिटी कितनी है 2 सिग्मा। चार्ज क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इंटू ये एरियल चार्ज डेंसिटी है ना, इंटू एरिया कर दूंगा मैं, यही होगा, यही होगा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज क्या होगा सिग्मा इंटू एरिया, तो ये 2 सिग्मा इंटू इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, एक स्फीयर का जिसका रेडियस r होता है उसका सरफेस एरिया कितना आता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ठीक है, 8 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। चार्ज ऑन बी कितना होगा इनिशियली 3 सिग्मा इंटू 4 पाई किसका स्क्वायर 2r का स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर।
तो 3 सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, 48 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। क्या दोनों पर चार्ज आ गया, दोनों पर चार्ज आ गया। अब जो फाइनल चार्ज है ऑन ए वो कितना होगा, रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी इनटू इनिशियल चार्ज ऑन ए प्लस इनिशियल चार्ज ऑन बी। यही फॉर्मूला हमने पिछली स्लाइड में ड्राइव करा था, तो यहीं पे हम इसको लगा देंगे, यहीं पे हम इसको लगा देंगे। रेडियस ऑफ ए कितना है, आर प्लस 2r, ये बना 3r इंटू क्यू ए प्लस क्यू बी कितना है, 48 प्लस 8 कितना है, 48 प्लस 8 कितना होगा, 56, 56 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो आर से आर कटा, क्यू ए कितना आ गया, क्यू ए कितना आ गया, 56 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बटे 3। ठीक है, वैसे ही अगर मैं क्यू बी निकालूं, अब क्यू बी के लिए क्या मुझे वापस से फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि जो हमारा क्यू बी होगा वो क्या होगा, क्यू नेट माइनस क्यू ए, यही तो होगा। पिछली स्लाइड में हमने देखा टोटल चार्ज इतना है और चार्ज कंजर्व है, उसमें से क्यू ए ने कुछ ना कुछ ले लिया, तो बाकी जो बचा होगा वो तो क्यू बी होगा। क्यू नेट कितना है, ये प्लस ये, तो 56 पाई आर स्क्वायर सिग्मा माइनस 56 अपॉन 3 माइनस 56 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा आया। ये चीज कितनी आएगी, ये चीज कितनी आएगी, कितनी आएगी, कितनी आएगी, तो क्यू बी मेरे पास कितना आ गया, क्यू बी मेरे पास कितना आ गया, ये बन जाएगा 2/3, 2/3 इंटू 56, 2/3 इंटू 56, 112/3, 112/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 112/3 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। आया, आया। अब इस चीज़ को कैलकुलेट यहाँ पे कर लेना, मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। तो क्यू ए हमारे पास अभी आ गया, फाइनल चार्ज ऑन ए और फाइनल चार्ज ऑन बी अभी हमारे पास आया है। अभी तक हमारे पास फाइनल चार्ज डेंसिटी नहीं है, तो फाइनल चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बटे एरिया, एरिया चार्ज बटे एरिया। तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी ऑन ए निकालूं तो वो क्या आएगा, फाइनल चार्ज ऑन ए अपॉन ए का एरिया, एरिया ऑफ ए। तो फाइनल चार्ज ऑन ए कितना है, फाइनल चार्ज ऑन ए कितना है, ये है 56 पाई आर, 56 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 56 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 3, और ए का सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, ये यहां से कटा, कितना कटा, कितना कटा, 40, 40 प्लस ये 14, तो ये कितना आ गया, 14 सिग्मा बटे 3, 14 सिग्मा बटे 3। और फाइनल चार्ज डेंसिटी ऑन बी कितनी आ गई, क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ बी, क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ बी। फाइनल चार्ज ऑन बी कितना है, इतना है 112 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 3, और एरिया ऑफ बी कितना है, सरफेस एरिया ऑफ बी कितना है, इतना है, ये कितना बन जाएगा, इतना, ये कितना बन जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर, 16 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कटा, पाई पाई कटा, ये इसका कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा 16, और ये 7,
तो ये कितना बचा 7 सिग्मा अपॉन 3, 7 सिग्मा अपॉन 3, यही पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर क्या आया, इसका आंसर है 14 सिग्मा अपॉन 3, इसका आंसर है 7 सिग्मा अपॉन 3। अब इनका रेशियो भी पूछ रहे थे, इनका रेशियो भी पूछ रहे थे तो हम कर सकते थे, ठीक है, ये अपॉन ये, इतना आया, इतना आया, इतना आया। हाँ, और इन्होंने क्या पूछा हुआ है, एक और क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10x प्लस 4 आई कैप, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 10x प्लस 4 आई कैप है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो आई कैप की डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉजिटिव वाली, और 10x प्लस 4 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड x की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है। x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 होगी, x इज इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 14 होगी, x इज इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 24 होगी। तो ऐसे करते करते जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ चेंज कर रही है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब एक कूलम का चार्ज, इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 5 मीटर कॉमा 0 टू 10 मीटर कॉमा 0। बहुत बढ़िया, मतलब x की वैल्यू जब 5 थी वहां से लेके x की वैल्यू जब 10 है वहां तक हमें इस चार्ज को मूव करना है, ठीक है। ये क्या होता है x कॉमा वाई, तो x की वैल्यू जब 5 थी और x की वैल्यू जब 10 है वहां से हमें इस चार्ज को मूव करना है। बहुत बढ़िया। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हमारे पास q डेल्टा v, वर्क डन हमारे पास क्या होता है q डेल्टा v। तो अगर मैं डेल्टा v निकाल लूँ, मैं वर्क डन भी निकाल लूंगा, तो डेल्टा v का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। अब यहाँ पे हम x में आगे जा रहे हैं तो डी आर की जगह क्या आ जाएगा डी एक्स, ये तो हुआ। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बाहर है, ई कितना है 10x प्लस 4, 10x प्लस 4 डॉट डी एक्स, ये क्या आ जाएगा 10x डी एक्स प्लस 4 डी एक्स, ऐसे ही आएगा। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, 5 से लेके 10 तक, 5 से लेके 10 तक। तो डेल्टा वी क्या आ गया, डेल्टा वी क्या आ गया, डेल्टा वी क्या आ गया, ये माइनस भी था ना यहाँ, 10x, 10x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 10x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 10x का इंटीग्रेशन क्या आएगा 10x स्क्वायर अपॉन 2, 10x स्क्वायर अपॉन 2। अभी मैंने सिखाया था ना, अगर x की पावर n हो, अगर x की पावर n हो तो उसका dx के साथ इंटीग्रेशन कितना आता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, ये आ गया 2 अपॉन n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, ये भी आ गया 2। तो x स्क्वायर अपॉन 2, tan एक कांस्टेंट है वो तो वैसे ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा tan x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4dx, 4dx। अब यहाँ पे x वगैरह कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो इस 4dx का इंटीग्रेशन क्या आता है 4x, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक 5 से लेके 10 तक, 5 से लेके 10 तक। अब मैं यहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, तो ये एक बार इसको मैं काट देता हूँ, ये बच गया 5, 5x स्क्वायर, ठीक है, 5 बाहर आ गया। अब x की वैल्यू एक बार मैं 10 पुट करूंगा और एक बार मैं 5 पुट करूंगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये प्लस 4, 4 बाहर आ गया। अब x की वैल्यू एक बार 10 पुट करूंगा, एक बार 5 पुट करूंगा, 10 माइनस 5, इतना आया, इतना आया, और यहाँ पे एक माइनस भी था। तो डेल्टा v कितना आ गया, डेल्टा v कितना आ गया 5 इंटू 75, 100 माइनस 25 क्या आ गया 75, कितना आएगा 5 इंटू 75 300, 300 375, 375
375 प्लस 4 × 5 कितना आएगा, 4 × 5 कितना आएगा 20। तो 375 प्लस 20 कितना आएगा 395, और ये बाहर माइनस है तो डेल्टा वी हमारे पास कितना आ गया -395। डेल्टा वी हमारे पास कितना आ गया -395 वोल्ट। अब वर्क डन हमें क्या निकालना है यूनिट चार्ज पे, तो Q की वैल्यू क्या है 1 यूनिट चार्ज, 1 इंटू डेल्टा वी, 1 इंटू डेल्टा वी। तो वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा डेल्टा वी के बराबर -395 जूल्स आया, -395 जूल्स। अब देखा, अब दिख गया, ठीक है, डालें इसको, डालें। अब और हमारे पास क्या क्या सवाल आए हुए हैं, और क्या क्या सवाल आए हुए हैं हमारे पास कि एक हमारे पास नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स हैं जिनके पास हर एक प्रोटॉन के पास जो एनर्जी है वो कितनी है, हर एक प्रोटॉन के पास जो एनर्जी है वो कितनी है 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको हम किसकी तरफ अप्रोच करा रहे हैं, लेड की तरफ, लेड के न्यूक्लियस की तरफ, लेड के न्यूक्लियस की तरफ। मान लेते हैं ये है लेड का न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पे कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है उसको हम क्या लिखते हैं Ze, क्या लिखते हैं Ze। Ze क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में जो भी चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है, और प्रोटॉन्स कितने होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर, Z के बराबर, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, तो Z प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा Ze। तो हम ऐसे प्रोटॉन्स को एक और न्यूक्लियस की तरफ, लेड के न्यूक्लियस की तरफ हम प्रोजेक्ट करा रहे हैं, और हर एक प्रोटॉन के पास कितनी एनर्जी है 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन्होंने बोला कि कैलकुलेट करो स्पीड ऑफ प्रोटॉन, कि कितनी स्पीड के साथ यहाँ जा रहा होगा, और दूसरा निकालो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आओ निकालते हैं। ये जो एनर्जी इनकी दी हुई है ना, वो इस प्रोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। क्या दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। अब यहाँ से अगर मैं v निकालूं वो क्या हो जाएगा, v अगर मैं निकालूं वो क्या हो जाएगा 2ke अंडर रूट ऑफ 2ke अपॉन m, अंडर रूट ऑफ 2ke अपॉन m, ठीक है। तो v कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है 4.1 मेगा, मेगा मतलब 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट नहीं कर सकते क्योंकि बाकी सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख देंगे, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो इस सब को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्पीड ऑफ प्रोटॉन। दूसरा पार्ट इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डी क्या होता है 2kq अपॉन mv², इतना ही होता है। अब फिर से इस 2 को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, जब मैं इस 2 को नीचे लेके आऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा 1/2। अब हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखना है कैपिटल Q, यहाँ पे इस कैपिटल Q की जगह कौन सा चार्ज है Ze, ये चार्ज है। और ये जो चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ वो किसका चार्ज है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है E, आया। तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी पुट कर दूंगा, यहाँ पे मैं Z, लेड का Z कितना होता है 82, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। लेड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 82।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों सेम है, वो हमें पता है, के की वैल्यू भी हमें पता है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, और क्या पूछा हुआ है, कि हमारे पास दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, हमारे पास दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं ए और बी, इस पे चार्ज है कुछ Q1 और इसका रेडियस है R1, और एक और है स्फीयर बी जिसपे चार्ज है कुछ Q2 और इसका रेडियस है R2। हमने इन दोनों को क्या किया, कनेक्ट कर दिया किसी वायर से या कैसे भी, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। देन फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी एंड रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ ए अपॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ बी। कौन सी वाली चार्ज डेंसिटी, फाइनल वाली। तो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने करा था, तो आओ देखते हैं कैसे होगा। ये दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसका फाइनल पोटेंशियल अगर मैं बोल दूं के Q1 डैश अपॉन R1, इसके फाइनल चार्ज को मैंने क्या बोल दिया, ए वाले को Q1 डैश, और बी वाले फाइनल चार्ज को मैंने क्या बोल दिया, Q2 डैश अपॉन R2। तो के कटा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश कितना आ गया, R1 बटे R2, कितना आ गया, R1 अपॉन R2। बहुत बढ़िया, तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसी भी चार्ज स्क्वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए क्या आएगा, के Q1 डैश अपॉन R1 का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कितना आएगा, एक काम करते हैं सिर्फ अभी ये लिखते हैं, के Q1 डैश अपॉन R1 का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी कितना आएगा, के Q2 डैश अपॉन R2 का स्क्वायर। ये जो भी पूछा हुआ है फाइनल केस का पूछा हुआ है, तो हमने फाइनल चार्ज रखा हुआ है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी करूँ, कितना आएगा, के दोनों में कट जाएगा, आएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इंटू R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। अब Q1 अपॉन Q2 डैश कितना है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश कितना है, R1 अपॉन R2 के बराबर, R1 अपॉन R2 के बराबर है, और ये क्या है, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो ये कितना आ गया, R2 बटे R1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी किसके बराबर है, R2 अपॉन R1 के बराबर है। आया था, ठीक है। तो अब सिग्मा ऑफ ए अपॉन सिग्मा ऑफ बी किसके बराबर होगा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो Q1 डैश बटे 4 पाई R1 स्क्वायर, यही होगा सिग्मा ए, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, और ये सिग्मा बी कितना होगा, Q2 डैश बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये क्या बचा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इंटू 4 पाई कटा, अब ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बचा R2 स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश कितना था, R1 अपॉन R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ये इससे कटा, ये फिर से कितना आ गया, R2 बटे R1। इतना आया, इतना आया, ठीक है। छाप लो इसको, बिठा दें। अब एक क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी है,
50 न्यूटन पर कूलम आई कैप। हमने क्या किया, एक ओरिजिन पॉइंट है ये, ठीक है, ये है एक ओरिजिन पॉइंट 0,0 पे। यहाँ पे जो पोटेंशियल है, V, वो है कुछ ना कुछ 220 वोल्ट, वो है कुछ ना कुछ 220 वोल्ट। देन फाइंड V एट, देन फाइंड पोटेंशियल एट 4 मीटर, 3 मीटर। निकालो, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब एक्स में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल कम होता जाएगा। क्या वाई में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल कम होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि वाई में आगे जाने पर, क्योंकि वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वाई में अगर मैं आगे जाऊँ पीछे जाऊँ कहीं पे भी जाऊँ पोटेंशियल तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो पोटेंशियल कहाँ चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज होगा। अगर यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 0 और यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो 0 से मैं 4 गया, आगे गया एक्स में, तो जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा पोटेंशियल मेरा कम होता जाएगा, मतलब जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो कम होगा। और वैसे ही एक्स एक्सिस में चाहे मैं 3 मीटर, सॉरी वाई एक्सिस में अगर मैं 3 मीटर ऊपर जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, हमें इतना तो पता चल गया कि हमें वाई एक्सिस से कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस वाई कोऑर्डिनेट का मुझे कुछ भी काम नहीं है। अगर वाई में होती इलेक्ट्रिक फील्ड तब हम देख लेते। अब हम क्या करें, हमें पता है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर होता है, या तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई कांस्टेंट है, तो ई बाहर आ गया, ई कांस्टेंट है ना 50, और अंदर क्या बचा डी आर। अब डी आर का इंटीग्रेशन कितना होता है, आर, तो यहाँ आ गया आर, बहुत बढ़िया। डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल कौन सा है, ये वाला, माइनस वी इनिशियल कौन सा है, ये वाला, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 50, और मैं कितना डिस्टेंस चला हूँ एक्स में, मैं कितना आगे चला हूँ 0 से लेके 4, मतलब 4 आगे चला हूँ मैं, आया। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना है 220 इज इक्वल टू -200, v फाइनल माइनस 220 इज इक्वल टू -200, तो v फाइनल कितना आ गया +20 वोल्ट। तो क्या देख लिया अब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो जैसे जैसे मैं एक्स में आगे जाता जाऊंगा पोटेंशियल कम होता जाएगा। जब एक्स 0 था तो पोटेंशियल था 220 वोल्ट, जब एक्स 4 मीटर तक पहुंचा तो पोटेंशियल हो गया 20 वोल्ट, पोटेंशियल हमारा कम हो गया, आया। और क्या पूछा हुआ है, q माइनस 4q 2q, हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी कॉर्नर पे चार्ज है q -4q और यह 2q। फाइंड वर्क डन, इन्होंने क्या पूछा, फाइंड वर्क डन, कि इन सारे चार्जेस को मैं, ये एक सिस्टम में अरेंज थे पहले से, अब इन सारे चार्जेस को मैं सिस्टम से तोड़ के इन्फिनिटी पे ले जाऊं, इन सारे चार्जेस को तोड़ के मैं इन्फिनिटी पे ले जाऊं, तो जब ये इन्फिनिटी पे जाएंगे, तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो जीरो हो जाएगी। सारे चार्जेस इन्फिनिटी पे चले गए एक दूसरे से बहुत दूर, तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो जीरो हो जाएगी। तो हमें एक चीज पता चल गई, जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है इन चार्जेस की, इस पूरे सिस्टम की, वो जीरो है, क्योंकि सारे चार्जेस इन्फिनिटी पे चले गए। अब उन्होंने बोला है कि कितना वर्क डन लगेगा, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा हुआ है। अगर कुछ भी ना बताए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है डेल्टा यू, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है डेल्टा यू। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कभी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हालांकि इसके क्वेश्चन कम बनते हैं, बट अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कभी पूछा हुआ है तो माइनस डेल्टा यू, इस चीज को याद रखना। तो अभी तो हमसे एक्सटर्नल पूछा हुआ है, कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो एक्सटर्नल वाला वर्क डन है, तो हमें डेल्टा यू निकालना है। तो डेल्टा यू के लिए एक तो यू फाइनल चाहिए और यू इनिशियल चाहिए। यू फाइनल हमारे पास है, यू इनिशियल हम यहाँ से निकाल सकते हैं,
इनिशियल केस सही है ना, इसके बाद तो इन्फिनिटी पे चले गए सारे चार्जेस। ठीक है, तो यू इनिशियल निकालते हैं, कौन सी बड़ी बात है। यू इनिशियल कितना होगा, इन तीनों चार्जेस का कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा, एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा, एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो K इंटू क्यू इंटू -4Q बटे L प्लस इसका K इंटू 2Q इंटू -4Q बटे L प्लस 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 इसका K इंटू क्यू इंटू 2Q बटे L आया। तो ये सब कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, -4KQ² अपॉन L -8KQ² अपॉन L प्लस 2KQ² अपॉन L। तो एलसीएम सबका कॉमन है L, -4 -8 -12 प्लस 2 -10। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -10KQ² बटे L। कौन सी वाली, इनिशियल वाली, U इनिशियल। तो वर्क डन कितना आता है, डेल्टा U। डेल्टा U को मैं क्या लिख दूंगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल, U इनिशियल माइनस U फाइनल। U फाइनल कितना है, 0। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, U इनिशियल के। वर्क डन कितने बराबर हो जाएगा, U इनिशियल के। और U इनिशियल कितना है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या कर दिया मैंने, इनिशियल माइनस फाइनल कब से आने लग गया, ये भगवान। डेल्टा U क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल कितना है, 0। U फाइनल कितना है, 0। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस U इनिशियल। वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस U इनिशियल। और माइनस U इनिशियल कितना होगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 10KQ² बटे L। इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा ताकि मैं तीनों चार्जेस को एक दूसरे से दूर इन्फिनिटी पे लेके जा सकूं। आया। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। अभी थोड़े से पीवाईक्यूज रहते हैं किससे रिलेटेड, जो हमारे स्फेरिकल शेल्स होते थे ना, उनके पोटेंशियल से रिलेटेड। तो वैसे बहुत सारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं, उनके हम सेपरेट लेक्चर में करेंगे, इसके पार्ट 2 में। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, ट्राई करेंगे कि कम टाइम में निपटा दें। फिर उसके बाद क्या आएगा, कैपेसिटर के ऊपर जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं पिछले 8-10 सालों में, वो हम एक लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।